हाय बडी। इस वीडियो में हम जो है 2025 का एनालिसिस करेंगे, प्रीलिम्स का टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। और आज से 352 डेज़ हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। तो हम इन सारे एग्ज़ाम्स के जो भी PYQs हैं, पूछे जा चुके हैं, हम उनको सब्जेक्ट वाइज ख़त्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो दैट 3 से 4 5 महीनों में हम लोग सारे PYQs ख़त्म कर दें विथ डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, पहले अभी 10-15 दिन मैं 2025 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर जो है उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी पे, फिर एनवायरनमेंट को, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद साइंस, और लास्ट में हमने जो है हिस्ट्री को रखा है, क्योंकि हमको लगता है कि जो हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और उसमें बहुत वेग क्वेश्चंस आते हैं। तो फैक्चुअल चीज़ों को एकदम लास्ट में ही लर्न किया जाए एग्ज़ाम से जस्ट पहले, तो सही रहेगा। तो पहले इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल्स। ठीक है, इसमें से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कौन से हैं? देखिए, दो टाइप के फंड्स होते हैं, ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ट्रेडिशनल फंड मतलब जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, एफडीज हो गई, ठीक है, इन सब में हम लोग यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होता है? मिनिमम 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए आपको। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे लोग FIIs, DIIs, ठीक है, और HNIs मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो लोग। उसमें कौन कौन आता है? हेज फंड्स आता है, वेंचर कैपिटल हो गया, पाइप फंड्स हो गए। ठीक है, तो हेज फंड्स क्या होते हैं? पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड मतलब कुछ इन्वेस्टर्स से मिलके वो लोग पैसा जमा करते हैं और अलग अलग एसेट्स में, ठीक है, लगाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, रियल एस्टेट। ठीक है, उनका एम ही होता है हाई रिटर्न निकालना, नो मैटर कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, या नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो शॉर्ट सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग आपने सुना होगा हिंडनबर्ग के और अदानी के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो चीज़ है वेंचर कैपिटल, ये आ चुकी है 2014 में। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? शार्क टैंक आपने देखा है, सेम वही चीज़ है। शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको कैपिटल देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, इंडस्ट्री कनेक्शंस होती हैं उनकी, तो वो हेल्प करती हैं। ठीक है, बदले में वो इक्विटी लेते हैं। इक्विटी मतलब कुछ शेयर्स लेते हैं। ठीक है, तो हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल ही ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में आएंगे, तो ओनली 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर दी RBI? सोर्सेस ऑफ इनकम, ठीक है, पहला दिया है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इसको OMO बोलते हैं, सॉरी O, ठीक है, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये चीज़ है, इसे कमाती है RBI, हाँ कमाती है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज, ठीक है, फॉरेक्स ऑपरेशंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे कमाती है, हाँ कमाती है। पेंशन, पेंशन से कोई कैसे कमा सकता है यार? पेंशन तो देना होगा ना आपको, पैसा खर्चा हो रहा है आपका, आप सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देते हैं, तो ये लायबिलिटी है, ना कि एसेट होगा या इनकम होगी आपकी। तो थर्ड गया, तो ये गया, ये गया, बचा सिर्फ ये दो, जिसमें से 1 और 2 तो है ही। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं कि है कि नहीं। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, करेंसी नोट्स, इसको सिग्नियोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नियोरेज। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट, प्रिंट करने में 500 का नोट है, उसको प्रिंट करने में जो खर्चा आया, सपोज 200 रुपये का आया, ठीक है, एक नोट खर्चा करने में, बनाने में, तो 500 माइनस 200, जो बीच में 300 बचा ना, ये उस RBI की कमाई है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो 500 है वो अगर मार्केट में वो क्या करेगा, लिक्विडेट करेगा, तो फेस वैल्यू पे ही करेगा, ना कि
कितना खर्चा उसको बैठ रहा है बनाने में, उस पर करेगा। तो 1, 2 एंड 5 है। आप एक बार सोर्सेस ऑफ इनकम देख लीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, फिर उसके बाद लिक्विडिटी जो एडजस्टमेंट फंड्स होते हैं, ठीक है, उनको आरबीआई देती है रेपो रेट पे बैंक्स को, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन फीस गवर्नमेंट से लेती है बहुत सारे काम, अगर गवर्नमेंट की, इससे क्या है ना, डेब्ट मैनेजर है आरबीआई, तो वो बहुत सारे काम करता है, सर्विस देता है स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को, तो उनसे कुछ कमीशन लेता है, फीस लेता है। फॉरेक्स ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, क्यों बाय एंड सेल करता है? ताकि रुपीज़ का अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जब होता है उस चीज़ में काम आता है, इन्फ्लेशन में बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। सिग्नियोरेज, इसी के बारे में मैं बता रहा था कि प्रॉफिट मेकिंग बाय इशूइंग करेंसी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटिंग कॉस्ट एंड द फेस वैल्यू। तो ये 3 आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI of India mandates all the listed companies in India to submit BRSR, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने RBI बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता है कि उसका मेन फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना, ठीक है। यही सारे उसके मेन फंक्शंस हैं। गवर्नमेंट को लोन देना, ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं। लेकिन यार किसी कंपनी को मैंडेट करना कि तुम ये चीज़ सबमिट करो, ये रिपोर्ट जो भी है वो सबमिट करो, ये आरबीआई का काम कहाँ से हो गया? तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट किया था कि इसको रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब इसको देखते हैं। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ को लेके होगी, किसी चीज़ के प्रति होगी आपकी, और सस्टेनेबिलिटी तो मेनली जो भाई वो आ गया एनवायरनमेंट और इन सब चीज़ों से, और आपका बिजनेस कैसा चलेगा, ठीक है, आगे समय के साथ आप मैच कर पाओगे कि नहीं खुद को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है। वो सब तो मान लो, ये सब तो बाद में बदली जा सकती हैं, गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसीज़ ला सकती है। खैर, तो BRSR क्या है? डिस्क्लोज करता है मोस्टली नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो करता है डिस्क्लोज लार्जली, ठीक है। तो ये बात सच है, क्योंकि जो BRSR में जो ये रिपोर्ट जारी की जा रही है ना, वो किस बेसिस पे की जाती है पता है? एनवायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप कुछ रिपोर्ट्स निकालते हो, जिससे ये रिपोर्ट्स क्या करती हैं? ये रिपोर्ट्स इन्वेस्टर को हेल्प करती हैं टू एक्सेस कंपनीज सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, समझे? तो इस चीज़ को यहाँ पे देख लेना एक बार, जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है सिर्फ 2, ओनली 2, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पूछा गया है। हम लोग देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट कब पढ़ना ज़रूरी है, क्यों मैंने पढ़ा, और ये भी बताऊंगा। इन इंडिया, इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, याद रखना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ही, अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग and wool rearing in rural area is exempted from any tax, exempted from any tax, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा भाई। अगर पोल्ट्री फार्म है आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, खूब सारा आप उधर वहाँ पे मछलियाँ पालो, या चाहे मुर्गी पालन करो, या ऐसे करते हैं ना पोल्ट्री फार्म्स में, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कितना भी बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे हम लोग, ऐसा कह रहा है। मैंने ये पोल्ट्री फार्म ही जहाँ पे देखा ना, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। मैंने ये वुल रियरिंग वाली चीज़ को तो नहीं उतना वो किया था, पोल्ट्री फार्म मैंने जैसे ही देखा, क्योंकि यार ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं आता, ये बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। इससे जो आप कमाओगे वो बिजनेस इनकम होगी, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम होगी। एग्रीकल्चरल इनकम
जो है वो एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है। तो अब जैसे एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी, गेहूँ वो किया, ठीक है, खूब सारा गेहूँ सरप्लस में है, उसको आपने एमएसपी पे बेचा, अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना, कि आप टैक्स दे रहे हो, टैक्स नहीं भरोगे आप उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है, अब ये रॉन्ग हो गया तो सीधे सीधे आंसर तो यही आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट। क्या है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन काउंट होता है, ठीक है, अर्बन को कैपिटल एसेट बोला जाता है, रूरल को कैपिटल एसेट नहीं बोला जाता है, ये बात सही है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो है, ये वाला आंसर होगा इसका, एक बार इसको देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होंगी, ओनली इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है, दैट्स इट, वही मानी जाएंगी एग्रीकल्चरल इनकम, नथिंग एल्स। बाकी पोल्ट्री फार्मिंग कर लो, वुल रियरिंग कर लो, डेयरी फार्मिंग कर लो, ठीक है, एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम अंडर दिस एक्ट, आर नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। तो इनके ऊपर भाई टैक्स ज़रूर लगेगा, देयरफॉर दिस अलाइड एग्रीकल्चर आर टैक्सेबल, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड ये कैपिटल एसेट नहीं माने जाते हैं, और इनके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, मतलब अगर आप उसको बेचते हो या ट्रांसफ़र करते हो, आपके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, भले वो लॉन्ग टर्म गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो। अब मैंने ये जो चीज़ है, मैं इनकम टैक्स एक्ट तो बैठ के पढ़ नहीं रहा था कि 1961 का इनकम टैक्स एक्ट पढ़ता हूँ कि सेक्शन 10(1) में क्या लिखा है, भाई इतना डिटेल में जाके कोई नहीं पढ़ पाता है, ठीक है ना। बट मैंने शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन टैक्स और ये लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो भी थे, ये मैंने पढ़े हुए थे, और इसमें मैंने चीज़ें ये पढ़ी हुई थी कि क्या क्या इंक्लूड की जाती है, क्या क्या इंक्लूड नहीं की जाती है। ये मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, ये मैंने स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है अभी बहुत सारे एफ और इन सब चीज़ों पे, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो थोड़ा सा हो रहा है ना कि लोग न्यू भी जितने भी हैं सब घुसे जा रहे हैं मार्केट में, खूब सारा लॉस कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे, इंट्रोड्यूस किए थे सेबी के माध्यम से। तो उसमें मैंने शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और ये सब चीज़ें पढ़ी थी मैंने। शॉर्ट टर्म गेन टैक्स 1 साल से कम के अंदर अगर किसी एसेट को आप बेच देते हो, शेयर्स हैं आपके, कुछ भी चीज़ें हैं आपने उसको बेच दी, तो उस पर शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो कि कम होता है, ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड कर देते हो तो आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म गेन टैक्स से कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या था, हम लोगों ने पढ़ा इसको, नॉट करेक्ट वाला जो चीज़ था ये सेकंड, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद अब 3 स्टेटमेंट दे के पूछने लगा यूपीएससी, ठीक है, सेम है, असर्शन रीज़न, 2 रीज़न दे दिए, ठीक है। असर्शन हमेशा मान के चलो कि करेक्ट ही होगा, पढ़ने का टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी पेपर आया था इस बार का, ठीक है, एक बार देख ही लो, ठीक है। एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stock holders, ठीक है। जब कंपनी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो अपने फंड रेज करती है, ठीक है, पैसे चाहिए उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पहले बॉन्ड इशू करती है, और फिर अगर वो अपने आप को लिस्ट करवाती है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में, तो शेयर्स और इक्विटीज़ भी, ठीक है, सेल करती है अपनी। अब जो शेयर्स खरीदते हैं वो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स खरीदते हैं बॉन्ड होल्डर्स होते हैं। अब बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं ना वो क्रेडिटर्स होते हैं, ये लोन देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं कंपनी को कि भाई ले, लेकिन मेरे को इतना परसेंट ब्याज चाहिए तेरे से, वो फिक्स्ड होता है, और वो ऐसा होता है ना कि लीगल राइट्स होते हैं उस पर,
अगर नहीं मिला, बैंकरप्सी के कगार पे आ गए, तो सबसे पहले तुम हमको हमारा पैसा लौटाओगे, कहीं से भी लौटाओ, ठीक है। बाद में बाकी सबको प्रायोरिटी दी जाती है, पहले बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई इन लोग का इंटरेस्ट तो देना ही देना है, जैसी मैच्योरिटी डेट आएगी इनका पहुंच जाना चाहिए, डीले नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स, हाँ लेंडर्स हैं टू कंपनी, वेर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स, हाँ इक्विटी जिसके पास आएगा तो कुछ हिस्से का ओनर है वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय द कंपनी। रीपेमेंट के पर्पज से सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है, स्टॉक होल्डर्स को नहीं। क्योंकि क्या है ना कि देखो स्टॉक होल्डर्स को क्या है, कैसे इनकम मिल रही है, कंपनी का शेयर यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँचा तो आपने कमाया, ठीक है। यहाँ से गिर जाएगा तो आपने गवा दिया है जो भी रिटर्न, अगर आपने बुक नहीं किया वहाँ पे तो, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल होता है और कोई फिक्स्ड रिटर्न कुछ वो नहीं होता है, ऐसा कोई फिक्स्ड रिटर्न देने लगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। वो बहुत सेफ खेलते हैं वो लोग जिनको फिक्स रिटर्न में मज़ा आ जाता है, ठीक है। फिर वो लोग एफडी में लगा लो चाहे बॉन्ड खरीद लो, ठीक है। रिस्क जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा रिटर्न मिलता है और लॉस होने के चांसेस भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखोगे ही। एनी कंपनी रेजेस फंड, ये वाली जो चीज़ है डेब्ट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और स्टॉक्स जब सेल करते हैं तो ये इक्विटी एसेट होती है, ठीक है। बॉन्ड होल्डर्स क्रेडिटर हैं, फिर उसके बाद क्या है, इनके पास लीगल राइट है, ठीक है। और मैच्योरिटी पीरियड आते ही उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए। इन केस ऑफ बैंकरप्सी इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर स्टॉक होल्डर्स। अब ये सब स्टॉक होल्डर कौन है, ओनर है, ठीक है। प्रॉफिट में भी उन हिस्सा मिलता है और लॉस में भी उनका लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब अनसर्टेन है, वॉलेटाइल है, बट लॉन्ग रन में हर चीज़ बढ़िया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ them explains statement first। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, ठीक है, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। कह रहा है कि जो ग्लोबली जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं ना, मतलब डेरिवेटिव्स जितने भी सेल बाय किए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में अगर थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन एक सेगमेंट है। उसमें जितने भी डेरिवेटिव मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग सेलिंग होती है, ठीक है, उनको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। तो जितना भी ग्लोबली हुआ है ना उसमें इंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसी की वजह से उसके मार्केट में बूम आई है, ठीक है। हाँ, 2020 में जब कोरोना आया था और मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था तो लोगों ने नीचे से बाइंग करना स्टार्ट की थी और आज धीरे धीरे मार्केट बढ़ के इतना हो गया है कि 7,000 पे था मार्केट, आज 25,000, कल उसने टच किया है 25,000 स्टॉक मार्केट में, और वो 26,000 के भी ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो लोगों को तो भाई 200-300% रिटर्न मिल चुका है वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बूम आई है, बहुत अच्छी बूम आई है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, कि उसने हांगकांग को भी ओवरटेक कर दिया। हाँ, बीच में न्यूज़ आई थी $4 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटल हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट का, फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। फिर उसके बाद थर्ड, देर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी, भाई सेबी क्या कर रहा है फिर, नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वॉच द स्मॉलर वॉर्न द स्मॉलर इन्वेस्टर, ठीक है, अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। नहीं भाई, वो बता रहे हैं कि 10 में से, ठीक है, 9 लोग लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, रिपोर्ट है उसकी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये राइट है, ये भी राइट है, तो 1 and 2 ओनली, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसिट, ठीक है, कैपिटल रिसिट क्रिएट अ लाइबिलिटी एंड कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिट जो है वो लाइबिलिटी होती है
हाँ भैया, बोरोइंग नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, वो लाइबिलिटी का ही काम करती है। जैसे मान लो कि आरबीआई से कोई ब्याज पे पैसा लेता है, गवर्नमेंट पैसा पैसा लेती है, तो उसको इंटरेस्ट देगी ना, लौटाएगी, जब आरबीआई को लौटाएगी तो इंटरेस्ट पे देगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी तो है ही। रिडक्शन इन एसेट कैसे आता है? जैसे कि आपने कुछ अपने स्टेक्स थे, ठीक है, अपने स्टेक्स पीएसयूज में उसको सेल किया आपने, मतलब गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेल किया, तो उधर से जो पैसा आएगा, उन पैसे को मोस्टली किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उन पैसों को मोस्टली यूज़ किया जाता है जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हैं और इन सब चीज़ों को, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ये सब क्या है, रोज़ रोज़ होता है क्या? नहीं, कभी कभी होता है, तो नॉन रिकरिंग है, ठीक है, नॉन रिकरिंग है या ओकेजनल, कुछ भी बोल लो। तो ये एक जो चीज़ है। और रिडक्शन इन एसेट, एसेट में कमी आ गई ना, बेच दोगे भाई, शेयर्स बेच दिए ना अपने, स्टेक्स बेच दिए, तो रिडक्शन हो जाएगा एसेट में आपके। हाँ, ठीक है। उसके बाद बी, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट, सॉरी, डिस इन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, यही चीज़ है, बोरोइंग थी लाइबिलिटी, और डिस इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसको बेच देना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नहीं, इन्वेस्टमेंट बेच देना, उसको बोलते हैं रिडक्शन इन दी एसेट। तो ये भी चीज़ राइट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, मैंने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, मैंने किसी को पैसा दिया था ब्याज पे, अब मुझे वो ब्याज अगर मिल रहा है ना, तो वो मेरी लाइबिलिटी है। अबे कैसे भाई, लाइबिलिटी कैसे हो गई मेरी? वो चीज़ मेरा प्रॉफिट है ना, एसेट है ना वो, तो लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जब मुझे लौटाना होगा, इंटरेस्ट मिला है तो मैं लौटाऊंगा थोड़े। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, आंसर ये। एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे हम लोग, कि ये नॉन रिकरिंग है, ओकेजनल है, कभी कभी हम लोग गवर्नमेंट जो है वो सेल करती है, या कभी कभी उधार मांगती है, हर दिन तो उधार मांगने नहीं जाती है, पाकिस्तान तो है नहीं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद अब पीएसयूज क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे जो गवर्नमेंट की कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक्स ज़्यादा होता है, एलआईसी के शेयर्स हो गए, वो गवर्नमेंट ने बेच दी अपनी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ने अपनी इक्विटी के स्टेक रिड्यूस कर लिए, ठीक है, रिडक्शन इन एसेट हो गया। रेवेन्यू रिसिट किसको बोलते हैं? रेगुलर इनकम, ठीक है, रेगुलर है, रिकरिंग है, ठीक है, नॉर्मल जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जैसे टैक्स वैक्स लेती है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है अपने लोन पे, ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है उसको पीएसयू से, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं? रेवेन्यू रिसिट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, असर्शन, रीजन, रीजन। पहला स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होता है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये रिड्यूस करता है एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का। सर्कुलर इकोनॉमी अगर आपने पढ़ा है, तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? जैसे रिड्यूस, रिसाइकल वाली जो चीज़ है ना, रीयूज, ये जो प्रिंसिपल्स हैं 3 Rs वाले, तो वो सर्कुलर इकोनॉमी उसी पे बेस्ड है। सर्कुलर इकोनॉमी, आपने कुछ, जैसे आपने प्लास्टिक की बोतल है उसको फेंक दी पानी पी के, या आपने पेप्सी का कैन खरीदा उसको फेंक दिया। अब जो लिटर कलेक्टर्स होते हैं, जो भंगार वाले होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को लेके जाके कंपनीज़ में देते हैं जहाँ पे वो रिसाइकल होती है, ठीक है। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम लोग ही उन लोगों को ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं। खैर, तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हुआ, फिर उसको लिया, रिसाइकल किया, और सेम वही बॉटल हम लोगों को वापस से मिल जाती है। अब इसमें क्या होगा ना, कि ग्रीन हाउस एमिशन कैसे कम होगा? अब हम लोगों ने भाई माइनिंग नहीं की। अब जैसे मान लो एल्यूमिनियम का कैन का जो वो बॉटल कैन था पेप्सी का, एल्यूमिनियम का था। अब ऐसा तो है नहीं ना कि नया बनाने जाएंगे, नया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनिंग करना पड़ेगा, बॉक्साइट निकालना पड़ेगा, बॉक्साइट से फिर एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम निकालेंगे, फिर उससे कैन बनाएंगे। कितना
लेबर इंटेंसिव और बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे, ठीक है, टेक्निक्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक। और इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है माइनिंग एक्टिविटी में, तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होंगी ही होंगी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, यही तो करता है, रिड्यूस करता है ना रॉ मटेरियल का यूज़। रिड्यूस करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग, जो चीज़ है उसी को बार बार दोहरा दोहरा के यूज़ करेंगे, तो रिड्यूस करता है। स्टेटमेंट 3 सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ, वेस्टेज कम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा निकालने की कोशिश की जाती है रॉ मटेरियल से। मतलब जो भी एक बार रॉ मटेरियल मिल गया हम लोग उसका जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अब ये देख लेना सर्कुलर इकोनॉमी का अप्रोच, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ओ सॉरी, फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है, इसको देख लेना क्या होता है, कैसे लैंड फिलिंग से भी मीथेन निकलती है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ठीक है, उसको अगर हम लोगों ने लैंड फिलिंग में डाल दिया तो क्या होगा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के तहत, ठीक है, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं डिकम्पोज होंगे और फिर उसके बाद मीथेन की गैस निकलती है। मीथेन बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट किया जाता है, कंपोस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सुना है ना आपने, ठीक है, वो, और या तो बायोगैस प्लांट में यूज़ किया जाता है, बाकी सबको रिसाइकिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st, उसमें कहा गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट 60,000 करोड़ है, ठीक है। गवर्नमेंट का बजट उसमें बोरोइंग कितना शो किया है, 10,000 करोड़ है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 6,000 करोड़ का करना है, ठीक है, गवर्नमेंट को। अब इसमें आप देखिए लायबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या मिल रहा है, कहाँ से क्या मिल रहा है, तो थोड़ा सा देखिए, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बोरोइंग ये भी लायबिलिटी था कि नहीं था, आप देखिए ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। रेवेन्यू डिफिसिट 20,000 करोड़ का है, हाँ भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ का है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, ठीक है, ये जो है 60,000 करोड़ का। 60 रुपये कमाते हो, 80 रुपये खर्चा करते हो, तो 20,000 रुपये तो उधार में ही जाओगे ना, डेप्ट में ही जाओगे, ठीक है, डेफिसिट में ही जाओगे ना। तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट है, जाहिर सी बात है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना, या रिसिट, जो भी बोल सकते हो आप, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मान लो अगर 80 एक्सपेंडिचर है और 60 रिसिट है, मतलब रेवेन्यू है आपका, 20 आपका फिजिकल डेफिसिट आ गया। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप बोरो कर सकते हो कि भैया 20,000 रुपये मेरे को कहीं चुकाने हैं, आप मुझे मुझे दे दो, मैं चुका दूँ, फिर मैं आपको लौटा दूंगा, ऐसा कर सकते हो ना। तो ये बोरोइंग आती है उसमें, फिजिकल डेफिसिट को बोरोइंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो 10,000 करोड़ का है, तो ये भी सही है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ना कि फिजिकल डेफिसिट में से, फिजिकल डेफिसिट में से माइनस किया इंटरेस्ट पेमेंट, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये PYQs में आ चुका है प्राइमरी डेफिसिट, बहुत लोगों ने नहीं सुना था प्राइमरी डेफिसिट क्या होता, बट ये PYQs में आ चुका है। तो प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इसको बोलते हैं। ये कितना आया, 10,000 माइनस 6,000, 4,000 आ गया, तो ये भी राइट है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों भी राइट है। अब सेम क्वेश्चन वापस आया था, मतलब दिया हुआ था, इसमें पूछा गया था प्राइमरी डेफिसिट क्या है। प्राइमरी डेफिसिट अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल डेफिसिट माइनस बोरोइंग, सॉरी इंटरेस्ट पेमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट को ही बोरोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो बोरोइंग में से अब देख लेते हैं फिजिकल डेफिसिट कितना है, 50,000 करोड़, ठीक है, और ये क्या है, रिसीव कर रहा है 10,000 करोड़ फ्रॉम नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अरे यार ये सब क्या दे दिए, प्राइमरी डेफिसिट पूछा, दो चीज़ काम की है यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लाइबिलिटी है 1,500 करोड़, तो 50,000 करोड़ में से 1,500 करोड़ गए तो 48,000
500 करोड़, तो ये सही आंसर है। बाकी ये तो फर्जी दे दिया, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। नॉन डेट कैपिटल रेसिप्ट होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम दैट डज नॉट लीड टू डेप्ट ऑब्लिगेशन। कोई डेप्ट ऑब्लिगेशन नहीं है कि पेमेंट करना है भैया, लाइबिलिटी है वाइबिलिटी कुछ नहीं। इट राइजेस इट रेजेस कैपिटल विदाउट इंक्योरिंग डेप्ट। ठीक है, क्या कहता है, कैपिटल बढ़ाता है और फिर उसके बाद उसको आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, while calculating FD it is already included in total receipt। total receipt क्या होता है, revenue receipt प्लस NDCR। ठीक है, NDCR इसी को बोलते हैं टोटल receipt। तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स से था थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा। तो इसमें दिया हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी हुई हैं। मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। पहला चीज़ कह रहा है कि 4800 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिकमेंड किए गए थे कि एजुकेशनल आउटकम्स को एनहांस करने के लिए। ठीक है, स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना था ये ऐसे ऐसे ईयर्स में, ये ईयर्स में होंगे भाई, किया होगा। ये जो चीज़ है 45% ऑफ द नेट प्रोड्यूस ऑफ यूनियन टैक्स। ठीक है, प्रोसीड्स और नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विथ स्टेट्स। तो ये 41% था। ठीक है, एक्चुअली पहले 42% था, जिसमें जिसको घटा करके 41% कर दिया, और जो बचा हुआ 1% है वो JNK और लद्दाख को दे दिया था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो 1 2 3 यही आंसर आपका सी जो है वो आंसर होगा। अब इसको आप देख लीजिए कि, और ये क्या है, टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया। ठीक है, टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया के बारे में एक बार देख लीजिएगा। ये क्या करता है, रिवॉर्ड करता है फिजिकल परफॉर्मेंस। टैक्स एफर्ट जो है, ठीक है, ये देंगे हम लोग जैसे, तो हमारा स्टेट ग्रो करेगा ना। ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट्स देंगे अगर हम लोग टैक्स पेमेंट करने में। और बहुत सारी जैसे गवर्नमेंट भी स्कीम्स लेके आती है ना, कि बताती है कि अगर आप अभी अपना RTI वो करेंगे तो आपको इतने % की छूट मिलेगी, या ऐसा ऐसा जो भी चीज़ें। गवर्नमेंट को चाहिए भाई पैसा, और कैसे भी मिल जाए, थोड़ा बहुत कम भी मिल जाए चलेगा, लेकिन फिर वो मिले एटलीस्ट। कुछ कुछ लोग होते हैं चोरी कर लेते हैं टैक्स की, तो वो नहीं करना चाहिए। खैर, अब ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा ये रिपोर्ट्स जितनी भी चीज़ें मैंने वो की हैं। अदर रिकमेंडेशंस भी देख लीजिएगा। और परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स, इसमें ये जो 4th पॉइंट है, मिलियन प्लस सिटीज़, मतलब ऐसी सिटीज़ जिनका पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है, उनको कुछ चैलेंज फंड मिलते थे कि अगर आप अगर साफ सुथरा रखेंगे अपने स्टेट को, कम पॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि भाई देखो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ होगा और पॉल्यूशन भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते थे। बेंचमार्क्स क्या क्या थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हो, क्वालिटी वाटर, ठीक है, सप्लाई, और वाटर कंजर्वेशन, और एयर क्वालिटी की क्या है आपकी इधर सुविधा, मतलब कैसी एयर क्वालिटी है, जितनी अच्छी रहेगी आपको उतना ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो मैंने बताया ना इसको कि हाँ, 2 को रॉन्ग कर दोगे तो आपको C मिल जाएगा। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू IBRD। IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन याद रखना, रिकंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन था, कुछ गड़बड़ हुई होगी तो रिकंस्ट्रक्शन, और डेवलपमेंट भी है तो कोई नया डेवलपमेंट करना है तो भी होगा। अब हम लोग देखते हैं, इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्री। डेवलपमेंट करना है कहाँ करोगे, मिडिल इनकम कंट्रीज में ही करोगे ना भाई, डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं जिनको, वहीं करोगे ना। तो ये चीज़ राइट है। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। भाई कौन है ये हैं,
ये क्या है ये? अकेले कितनी सारी डेवलपिंग कंट्री संभालोगे भैया सिंगल हैंडेडली? तो ये मुझे रॉन्ग लग गया था। सिंगल हैंडेडली तो नहीं, कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकता। मतलब तालमेल तो होता है भाई, एकदम ना वो करो, लेकिन लोगों के साथ मिलजुल के तो करते ही हो ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अब टू रॉन्ग हो गई तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा ये आंसर। खैर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो ये आंसर है। अब इसको देख लेते हैं। आईबीआरडी को ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोले जाते हैं, आईबीआरडी एंड आईएमएफ को, ठीक है, ये ट्विंस हैं, ये दोनों उसी वक्त बनाए गए थे 1944 में। ये बहुत बार पूछ चुका है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बनाई गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए, पीवाईक्यूज में थे। फिर इसका एम और पर्पस आप देख लीजिए कि हाँ जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में जब इनिशियली बनाया गया था तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया था वॉर टोन जो एरियाज थे यूरोप के, उनको। उसके बाद ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फिर गारंटीज टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज को भी देते हैं बट क्रेडिट वर्दी। फिर ये भी चीज़ एक बार पीवाईक्यूज में आ चुकी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वो भी आईबीआरडी ही करता है और कोई नहीं करता, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, तो सिंगल हैंडेडली कैसे कर रहा है, पार्ट ही है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से भी ऐसे भी रॉन्ग होती है अगर आपने पढ़ा है तो। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये पीवाईक्यूज में आ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरटीजीएस और नेफ्ट के बारे में। नेफ्ट तो आप लोगों ने यार अगर पैसे वैसे ट्रांसफ़र किए होंगे तो यूज़ किया होगा नेफ्ट। क्या होता है ना कि जैसे आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट और सब दुनिया भर की चीज़ें मांगती है। अभी तो यूपीआई आ गया तो स्कैन करो और भेज दो, या फ़ोन नंबर पे लिंक्ड है बैंक तो भेज दो। बट पहले क्या होता था कि आपको आईएफएससी कोड और ये सब चीज़ें, बैंक अकाउंट, पूरा सारी डिटेल्स डालनी पड़ती थी, बेनिफिशियरीज के बनाना पड़ता था, फिर उसके बाद भेजते थे आप पैसा। तो थोड़ा टाइम भी लगता था इसमें, आधे घंटे या 1 घंटा कभी कभी लग जाता, कभी कभी 1 दिन भी लग जाता था। ऑल्दो 1 दिन नहीं लगता था शायद, मैं ज़्यादा बता दे रहा हूँ, बट आधा 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता था। इन आर टी जी एस द सेटलमेंट टाइम इज़ इंस्टेंटेनियस, हाँ ये राइट है, ठीक है। और एन ई एफ टी में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये चीज़ एकदम राइट है। इन आर टी जी एस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन। इनवर्ड ट्रांजेक्शन मतलब समझ रहे हो कि अगर तुम्हारे खाते में किसी ने पैसा भेजा ना तो तुमसे तुमसे चार्ज लेंगे। मान लो मैं तुम्हारे खाते में पैसा भेज रहा हूँ ना, तो बैंक या जो एजेंसी है वो मुझसे नहीं चार्ज लेगी, तुमसे चार्ज लेगी, ठीक है, कि तुम्हारे खाते में पैसे क्यों आए। ये फर्जी चीज़, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑल्दो कहीं कुछ एलिमिनेशन बैठ नहीं रहा था। देखते हैं थर्ड। Operating hours for RTGS are restricted on certain days while this is not true for NEFT। ऐसा नहीं है 24/7 है, पहले था कि कुछ कुछ डेज पे बंद हो जाता था, या कुछ कुछ टाइम, अभी भी कुछ टाइम पे जब मान लो कोई काम चल रहा होता है, जैसे रात के 2 बजे का मैसेज आता ना कि रात के 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक बीच में बैंक का जो कुछ काम चलेगा रिफ़्रेश होगा और सर्वर डाउन रहेगा, तो आप बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसके इनकन्वीनियंस के लिए हम सॉरी, ऐसा बैंक मैसेज भेजता होगा बहुत बार, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अभी 24 आवर्स है, ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका 1 और 3। देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। आरटीजीएस होता क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इस पर लिमिट है भाई, मिनिमम अमाउंट 2 लाख का होना चाहिए। और हाई अमाउंट ट्रांजेक्शन आप कब, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आप कब करेंगे, जब आपको बहुत इमरजेंसी होगी और उस इमरजेंसी में पैसा इंस्टेंट पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। और मान लो कि वो सुविधा अगर कोई दे रहा है आपको,
तो चार्ज करेगा कि नहीं? तो आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन होता है तब, इनवर्ड ट्रांजैक्शन होता तो नहीं। अब ये नहीं कि यहाँ से मैंने भेजा और मान लो सामने वाला हॉस्पिटल में है, 3-4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, मैंने यहाँ से पैसा भेजा आरटीजीएस के थ्रू, तो ये नहीं कि उससे चार्ज काट ले, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पैसा कट के मिले उसको, ऐसा नहीं, मुझसे कटेगा जो भी कटेगा वहाँ पे पूरा पैसा पहुँचेगा। तो आउटवर्ड ट्रांजैक्शन पे होता है, वो भी कहाँ पे? जब बैंक के ब्रांच पे जाओगे, ऑनलाइन फ्री है, बैंक के ब्रांच पे जाके करोगे तो जाके बैंक कुछ फीस लेता है। 2 लाख से 5 लाख के बीच का अमाउंट है तो 25 रुपये प्लस जीएसटी, और 5 लाख के ऊपर है तो 50 रुपये प्लस जीएसटी। और ये 24/7 अवेलेबल है। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, नो मिनिमम लिमिट, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, ठीक है, आप कितना भी अमाउंट भेज सकते हैं। तो मोस्टली जो छोटे मोटे अमाउंट होते हैं, हम लोगों को घर से पैसे आते थे तो इसी तरीके से आते थे, ठीक है। सूटेबल फॉर स्मॉलर ट्रांजेक्शन, बैच प्रोसेस्ड एंड नॉट रियल टाइम। बैच प्रोसेस मतलब कुछ कुछ बैचेस में भेज जाता है, आधा आधा घंटे के उसमें, और फिर उसके बाद 24/7 अवेलेबल है। तो ये सारे क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। ऐसे ही मैं बहुत सारे जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट वाइज, मैं उनको सबको ख़त्म कर पाऊँगा, और इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस होगा। और ठीक है, 2026 की जो ये जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सब कुछ ख़त्म करते हैं, सो दैट मेरा भी तैयार हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी एक अकाउंटेबिलिटी रहे कि भाई मुझे सामने वाले को भी देना है, ठीक है ना, मेरी एक लायबिलिटी रहे, ठीक है, कि मुझे सामने वाले को भी डालना है, वीडियो बनाया है मैंने, सामने वाला भी पढ़ ले, मैं भी अपना पढ़ लूँ, ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो जाए। बस इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई वो नहीं है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और कुछ नया जो सीखने मिला, आप तुरंत अपने जो भी नोट्स आपने बनाया आप उसमें ऐड करिए, ठीक है, वहाँ पे। और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं अभी आपने, और अगर आप बिगिनर हो, तो आप इस तरीके से नोट्स बनाइए अपना, ठीक है। एक पेज लीजिए, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करिए, इस तरफ में PYQs रखिए, इस तरफ में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब लिख लीजिए। अगर आपके पास आईपैड या ऐसे ऑनलाइन नहीं बनाने का वो है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट आपको क्या करना होगा, आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट निकालते वक्त इस पूरे पेज पे, ठीक है, PYQs रहेंगे, आप उसका बैक जो साइड है वो ब्लैंक रखिए, ठीक है, और बैक साइड पे वो ब्लैंक पेज पे आप उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मान लो ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो वहाँ पे रख लीजिए। इससे होगा क्या ना कि लास्ट मोमेंट पे आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, आपको अपना नोट्स उठाना है, PYQs का जो भी आपने एनालिसिस किया है सबको एक बार रिवीजन करना है, 1 हफ्ते के अंदर सारा काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मैं पूरे जितने भी पेपर है ना, ये जितने भी पेपर है इन सब का करवाऊँगा, सो दैट क्या है कि हमारे पास वन लाइनर्स भी रहें, डिटेल्ड जैसा यूपीएससी पूछता है वैसा वो सब चीज़ें भी रहें, ठीक है। और अगर आप RO के लिए कर रहे हैं, UPPCS के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए आप अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच।